हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और जो ये सीरीज है फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक, जिसका मतलब है कि आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब में ये काम करेगा। तो फाउंडेशन है ये अर्थमेटिक का, मैथमेटिक्स का, उसका आज वेरी फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेशन है। ये सीरीज 21 सेशन में डिजाइन है और आज हम फर्स्ट डे, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। So guys, before starting the session, just quick introduction about me. I am Jayaprakash Gupta and I am popularly known as JP sir. This is my 17 years of teaching experience and I have taught more than 20,000 students, and this is guys few of my CAT percentile, right, in quant and DI section in different years. ऑल राइट गाइस। सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो सीरीज है बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। यानी यूट्यूब में आपको क्या होता है कि किसी आपको टॉपिक पे पर्टिकुलरली दो चार क्वेश्चन उसके करा दिए जाते हैं और उस टॉपिक की क्लैरिटी बहुत कम हो पाती है आपको, राइट। तो किसी भी चीज़ की आपको जब तैयारी करनी है तो आपको उस टॉपिक की पहले बेसिक कंसेप्ट जरूर कवर करने चाहिए, राइट। लॉजिक पे काम करना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ जाएं। तो इस परसेंटेज में 4 बेसिक कंसेप्ट हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट में बेसिक कंसेप्ट में क्या कवर करेंगे। बेस वाला कंसेप्ट है, क्या जरूरी है परसेंटेज में, क्या चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड हम फिर ये अदर मल्टीप्लायर, सक्सेसिव और अदर एरियाज, रेसिप्रोकल को भी कवर करेंगे गाइस। सो पहले हम परसेंटेज 4 सेशन में कवर करेंगे इस सीरीज में, फिर अगले 4 सेशन में हम परसेंटेज की जो अदर एप्लीकेशन है जैसे कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको कवर किया जाएगा। फिर गाइस रेशियो वाली फैमिली कवर की जाएगी, जिसमें आपका बेसिक कंसेप्ट, पार्टनरशिप और रेजिस वाले सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर हम कवर करेंगे गाइस एवरेज और एवरेज से रिलेटेड टॉपिक जैसे कि एलिगेशन और मिक्सचर्स, ये सारा पार्ट कवर किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरली डिजाइन, और इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने आपको सेशन ये दिखाई है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो या टाइम इन वर्क हो, तो ये परसेंटेज से लेके रेशियो, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये जितना भी एरिया है ये फाउंडेशन कहलाता है अर्थमेटिक का। और ये सारा पार्ट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट डे है तो हम ये फर्स्ट पार्ट करेंगे और ये सारा पार्ट इस सीरीज में आपको मिलने वाला है। फॉर स्टार्टिंग एनी सेशन, मेरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे रहेगा कि हम जो है अपनी सीरीज में स्टोरी से एक शुरुआत करें जिसमें हमें लर्निंग मिले। तो गाइस, आपकी जो बिगेस्ट हर्डल क्या होती है जिसको आपको दूर करना है, वो एक ये इमेज आप देख रहे होंगे जहां पे हमें फीलिंग आती है आई कांट डू इट। अगर ये आपके मन में फीलिंग आ गई तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इससे आपको कैसे बचना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक एलिफेंट है और एक छोटे से खूंटी से इसको बांधा गया है ना, टाइड विद रोप। तो अब जब ये सिचुएशन बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोग आते हैं गांव में और देखते हैं कि ये हाथी, इतना बड़ा हाथी, और जानते हैं एलिफेंट इज वेरी पावरफुल, और उसको एक खूंटे से बांधा हुआ है और ये आराम से बंधा हुआ है, कुछ मतलब इसको एफर्ट्स भी नहीं कर रहा है बाहर निकलने के लिए। तो ऐसा क्यों है? तो फिर जो है उसके बारे में बताया जाता है कि गई, इसको जब ये छोटा सा बच्चा था, इसको कब किया था, छोटे से बच्चे को एक पेड़ से बांध दिया गया था। और जब ये बेबी एक तरह से एलिफेंट था और जब इसको बांधा गया था पेड़ से, तो इसने बहुत इफर्ट्स किए। बहुत इफर्ट्स किस किस के किए? कि इससे निकलने के, बाहर निकलने के, कि कैसे मैं जो है इस बंधन से छूट जाऊं। बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी उतनी पावर नहीं होती है। तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करता है, फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और फिर क्या होता है, इन दी लॉन्ग रन ये ग्रो होने लगता है, और हम उसको फिर बड़े पेड़ की बजाय हम छोटे पेड़ से भी धीरे धीरे खूंटे से भी बांध देते हैं, तो भी वो इफर्ट्स नहीं करता। क्यों? उसके मन में डीप इनसाइड ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि आई कांट डू इट, राइट। तो अब इस चीज को अगर हम मैथ्स से कनेक्ट करें, तो मैथ्स से कैसे कनेक्ट करना है कि देखिए, आपने मैथ्स ट्राई की है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ्स में फोबिया इसलिए होता है कि 9th 10th में कहीं ना कहीं एक बर्डन लगने लगता है, राइट। और वो उस एज में हमारी उतनी मेच्योरिटी नहीं होती उसको हम प्रॉपरली समझ पाए, कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमें एक मैथ्स से डर सा लगने लगता है और एक फीलिंग बनने लगती है कि यार मैथ्स तो मुझसे नहीं होगी। स्पेशली जिनको मैथ्स से डर लगता है, कुछ लोगों के लिए मैथ्स फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। बट ये सेशन मैंने स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया है जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है। ऑल राइट गाइस, अच्छा अब देखते हैं तो अब क्या है, अब हमारी मेच्योरिटी लेवल है। अब हम अगर देखें तो ज्यादातर लोग हम में से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वी आर अप्रोक्सीमेटली 18+ है ना, और हमारा ग्रेजुएशन भी ज्यादातर लोगों का हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा मेच्योरिटी लेवल काफी ज्यादा हो चुका है, राइट, गवर्नमेंट भी मानती है कि आप 18 साल से ज्यादा आपकी एज है तो आपकी इतना मेच्योरिटी है कि आप अपना सही चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर सको, राइट। तो उस सिचुएशन में जब आपका इतना मेच्योरिटी लेवल हो गया और फिर हमारे मन में डीप डाउन फीलिंग पुरानी वाली आ जाती है कि मैथ्स मुझसे नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम आपसे नहीं हो पा रही थी, आप
आप 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास से कंपेयर कर रहे होगे, उस समय नहीं आ रही थी आपको, लेकिन आज आपका ऐसा लेवल नहीं है, आज आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। इनफैक्ट कंपटीशन में जो मैथ्स आती है वो तो 7th 8th वाली आती है। तो अगर आपकी सिचुएशन देखें तो आज यही वाली एलिफेंट वाली सिचुएशन हो चुकी है कि हमारा मेच्योरिटी लेवल अच्छा, हमारे पास पावर भी आ चुकी है, लेकिन डीप टाइन हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। और अगर एफर्ट्स करें तो जिस तरह से ये इतना पावरफुल हाथी, इसके लिए इस खूंटी को उखाड़ना बहुत छोटी सी बात है, यही सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो देखिए इस सिचुएशन को क्रिएट करना है और आज से हमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है गाइस। सो अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और इसको आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये आता है दैट अंडरस्टैंडिंग द बेस। परसेंटेज में क्या समझना है आपको, बेस। बेस समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया, राइट। तो आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये दो स्टूडेंट्स हैं, है ना। और परसेंटेज को हम अपने सबसे ज्यादा करीब से समझते हैं। अगर देखा जाए तो बचपन से ही परसेंटेज टर्म्स हम सुनते आए हैं। कैसे, जब स्कूल का रिजल्ट आता था तो कोई अपने बताता था मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए, इतने परसेंट मार्क्स आए, और एक हम अपना रिजल्ट कार्ड डिस्कस करते थे। जैसे ये सोचिए हम परसेंटेज में मार्क्स ही क्यों डिस्कस करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, या इसमें बेस का क्या रोल है। तो मैं इन्हीं का एग्जाम्पल लेता हूँ। इन दोनों स्टूडेंट्स के मैंने नाम दिए, पहले का नाम दिया है गौरी और सेकेंड स्टूडेंट्स का नाम दिया गया भव्या, है ना। ये करेक्टर आपने जो है एस्पिरेंट टीवी सीरियल में देखे होंगे। तो इनमें से दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये गुरी बताते हैं, गुरी बताता है कि मेरा जो मार्क्स हैं एग्जाम्स में कितने 350 हैं, और भव्य बताती है कि मेरे मार्क्स एग्जाम में कितने 420 हैं। अब आप सोचिए 350 और 420, और आपको दिया जाए एज ए जजमेंट्स, आपसे पूछा जाए कि आपकी विजडम के हिसाब से कि बताइए कौन ज्यादा अच्छा स्टूडेंट्स है, तो हमारे मन में शायद इमेज ये आ सकती है कि भव्या इज अ ब्राइट स्टूडेंट, क्यों भव्या के ज्यादा मार्क्स आए। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, बिकॉज मैंने सिर्फ इतना बताया कि गुरी की 350 मार्क्स आए हैं और भव्या के 420 मार्क्स आए हैं। मैंने ये कुछ भी नहीं बताया कि वो सेम ही एग्जाम दिया है उन्होंने या सेम बोर्ड से हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स हम किसी भी क्लास के ले सकते हैं, 12th क्लास के ले लेते हैं, राइट। और ये लेट से गुरी जो है ये जो है हरियाणा बोर्ड से है ना। अब हरियाणा बोर्ड से है तो इसका जो बेस है यानी टोटल मार्क्स है वो कितने का होता है, लेट से 500 मार्क्स का ही होता है। तो गुरी के जो मार्क्स है 350 आए हैं आउट ऑफ 500 आए हैं, और भव्या के जो मार्क्स आए हैं 420, लेट से ये अदर बोर्ड से है, लेट से मिजोरम बोर्ड से है ना। और यहाँ पे इसका जो मार्क्स पेपर होता है वो 700 का होता है। तो भव्या के मार्क्स जो आए हैं 420 कितने में आए, 700 में से आए। अब आप देखोगे तो लगेगा कि आपका डिसीजन गलत था, यहाँ पे भव्या ज्यादा ब्राइट नहीं है इस सिचुएशन में, राइट। क्यों नहीं है भव्या ज्यादा ब्राइट, बिकॉज 350 जो आ रहे हैं आउट ऑफ 500। तो अगर हम 100 के हिसाब से सोचें, अब देखिए कुछ चीज 100 में कैसे सोचनी होती है। अब देखिए 500 मार्क्स कितने आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, तो वन में कितने आएंगे, वन में आएंगे 350 अपॉन 500, है ना, यूनिटरी मेथड कहते हैं। और 100 में कितने बन जाएंगे, 350 अपॉन 500 इंटू 100, है ना। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सीधे ही समझ में आता है कि ये कैंसिल हो गया, 0 0, और 5 7 जा 35, यानी 70% मार्क्स है। तो जब कोई चीज परसेंट बोली जाती है, नाम ही काफी है यहाँ पे, परसेंट बोली जाती है, इसका मतलब है पर प्लस सेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट पर 100 है। तो 70 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, 70% हो गए। और अगर हम दूसरा केस भव्या का देखते हैं तो यहाँ पे 700 में से 420 आ रहे हैं, तो उसी मेथड से 100 में कितने बनेंगे, 420 अपॉन 700 इंटू 100। और इसको आप देखिए तो ये कितना बनता है, कैंसिल करने के बाद ये बनता है 7 6 42, 60% मार्क्स बनते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम चीजें परसेंटेज में करें, परसेंटेज में डिस्कस करें, तो कंपेयर करना बहुत आसान है। यानी अगर एक दूसरे की तुलना करनी हो तो हम परसेंटेज में बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अच्छा मेरे 70% मार्क्स आए हैं, कोई भी बोर्ड हो आपके 60% आए हैं, तो ऑब्वियसली अगर मार्क्स को क्राइटेरिया लिया जाए तो 70% वाला कैंडिडेट ज्यादा बेटर होगा 60% वाले कैंडिडेट से। तो बात समझ में आई कि यहाँ पे जो है मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, मार्क्स में जो है साथ साथ ये भी डिपेंड करेंगे बेस, कि बेस क्या कितने में से आए। तो 350 कितने में से आए हैं, अगर 500 में से आए हैं तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 70%। और 420 आए हैं अगर 700 में से, ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 60%। यानी जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा पर 100। अच्छा, अब इसको दूसरे एंगल से लेते हैं। दूसरे एंगल से क्या, कि अगर सिर्फ इतना बताया जाए, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन लेट से नहीं बताई, सिर्फ आपको इतना बताया कि गुरी के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 70%। तो 70% मार्क्स तो आए हैं,
लेकिन कितने मार्क्स आए ये पता नहीं चलेगा जब तक हमें पता ये ना चले कि 70% कितने में से। तो 70% ऑफ व्हाट, तो 70% किसका, इसी को जिसका होगा, किसका है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो लिया था पिछला वो 500 में से लिया था, यानी 70% ऑफ 500 है, तो जिसका है यही होता है गाइस बेस, है ना। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन परसेंटेज के फॉर्म में दी हो तो उसमें आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, किसका। जैसे आपने बोला कि मेरी जो है इनकम 10% इंक्रीज हुई, 10% अगर इंक्रीज हुई तो 10% किसका इंक्रीज हुई, या इसके मार्क्स 10% इंक्रीज किसका हुए, जो आपके पिछले मार्क्स थे। यानी जो परसेंटेज बताया गया है वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होता है, जिसको हम बेस बोलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज को, बेस पे ध्यान देना आपका सबसे पहला काम है, ठीक है। तो अगर इसके गुरी के 70% मार्क्स आए तो किस में आए, 500 में, ये हमें जानना जरूरी है और इसको हम अभी और एग्जांपल्स में समझेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसमें अगर हमें परसेंटेज के बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं और यहाँ पे एक बेस चेंज कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। अब जैसे गुरी के मार्क्स 350 ले लेते हैं और भव्या के 420 ले लेते हैं और एक क्वेश्चन बना देते हैं कि गुरी मार्क्स इज हाउ मच परसेंटेज, लेस देन भव्या। समझ रहे, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अगर देखा जाए तो मार्क्स गुरी के कम है, मैंने ये नहीं कहा गुरु की परसेंटेज वाइज मार्क्स कम है, बट टोटल मार्क्स जो गुरी के कम है भव्या से। तो कितने परसेंटेज कम है, जब गुरी और भव्या के सिर्फ मार्क्स में कंपेयर किया जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि देखिए ये 350 है और ये कितना है डेटा, ये 420 है, तो कितना कम है, 420 से 350 कितना कम है, 420 माइनस 350, ये बन गया आपका 70, है ना। तो 70 कम है। अब सवाल आता है जब इसको परसेंटेज में कंपेयर किया कितने परसेंट कम है, तो 70 कम है किससे, 420 से। तो डिवाइड बाई 420 करेंगे और जैसे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। जब भी कोई चीज ये कैलकुलेट करना हो कि x इज, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ y, तो इसका मतलब x डिवाइड बाई y इंटू 100। यहां पे है गुरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन, ये नहीं पूछा कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि गुरी कितना परसेंट है भव्या का, उस केस में हम 350 अपॉन 7 420 कर देते। तो यहाँ पे गाइस आपको लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा काम करना होगा। ये सिचुएशन कब आएगी, ये वाली सिचुएशन आएगी जब ये बोला जाए कि गुरी इज व्हाट परसेंट, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ भव्या, ये सिचुएशन आए गुरी के मार्क्स जो है व्हाट परसेंट ऑफ भव्या, तो ये हमारा ये वाला काम करेगा सीधे 350 किसका, 420 का, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा, ये कैंसिल आउट करके 5/6 और 83.33% है। इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने इसको अभी आपको डायरेक्टली बता दिया, हम कैलकुलेशन पे भी अलग से सेक्शन एक करेंगे कवर। और यहाँ पे 70 कि गुरी कितना परसेंट कम है, तो कम कितना है किससे, भव्या से, तो ये 70 कम है कितने से, 420 से। तो यहाँ पे आप देखें कैंसिल हो गया और 7 6 40, तो 100/6% बनेगा, जो कि मेरा बन जाएगा 16.66। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल का यूज कर सकते हैं जो मैं आपको अभी अपकमिंग सेशन में कराऊंगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमें कंपेयर करना है तो अब जब हम पहली सिचुएशन देखा कि गुरी इज व्हाट परसेंट, गुरीज मार्क्स इज व्हाट परसेंट लेस देन भव्या, तो हमारा आंसर आ चुका है, क्या आंसर आ चुका है, 70 डिवाइड बाई 420 इंटू 100 दैट इज 16.66%, और 67 राउंड ऑफ कर सकते हैं। देख सेकेंड क्वेश्चन, भव्या मार्क्स, समझना ध्यान से, भव्या मार्क्स इज व्हाट परसेंट मोर देन गुरी मार्क्स, भव्या के मार्क्स गुरी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप देखिए इसके कितने ज्यादा, ज्यादा अभी भी 70 है, लेकिन अब तुलना किससे हो रही है, अब भव्या की तुलना हो रही है गुरी से हो रही है। तो यहाँ पे जो है गाइस 70 की जो कम जो गैप है वो किससे डिवाइड किया जाएगा, हमेशा जिससे तुलना की जा रही है, यानी 350 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा जब भी चीज परसेंटेज में होती है, निकालनी होती है, जब आपको परसेंटेज में निकालो तो हमेशा आप डिवीजन किससे करोगे, बेस से। और बेस क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, जिसे पूछा गया कि भव्या के मार्क्स कितने परसेंट ज्यादा हैं गुरी से, है ना। तो तुलना किससे हो रही है, भव्या को कंपेयर किया जा रहा है गुरी से, तो डिवाइड में गुरी के मार्क्स आ जाएंगे। और पहले वाली सिचुएशन में क्या थे, गुरी के मार्क्स कितने परसेंट कम है भव्या से, तो तुलना किससे की जा रही है, भव्या के, इसलिए डिवाइड में किसके मार्क्स आए, भव्या में।
तो फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में आप समझ रहे होंगे कि अगर हम ए को बी से कंपेयर करते हैं तो बी डिवाइड में आएगा, और बी को ए से कंपेयर करेंगे तो ए डिवाइड में आएगा, यानी जो बेस होगा वो डिवाइड में आएगा और इंटू 100 करेंगे तो ये अपने आप वैल्यू हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करें तो 7 5 और 100/5 बनेगा 20%। तो अब आप सोच रहे हो कि देखो यहाँ 16.66% आया और यहाँ 20% आया, जबकि गैप तो बराबर है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो 16.66% आया तो किसका, ये है ऑफ 420, यहाँ पे बेस पड़ा है, और यहाँ पे 20% किसका, ये है ऑफ 350, ये 350 बेस था। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू गैप सेम ही रहेगा। अच्छा देखिए, जब भी हम 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे तो उसमें क्लैरिटी हमेशा ज्यादा आएगी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है गाइस। और ये परसेंटेज टॉपिक आप जानते हैं कि ये हर जो है जितने भी एप्लीकेशन है परसेंटेज के, जैसे प्रॉफिट लॉस, हर जगह काम आता है। तो अभी मैं प्रॉफिट लॉस का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक शॉपकीपर जो है सेल करता है आर्टिकल को 6000 रुपीज में और उसे 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। अब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, है ना। तो जनरली मन में ये आता है कि हम 20% है 6000 का अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो अगर हम प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दें एसपी में से तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6000 माइनस 1200, 4800। लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं बट दिस इज रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है गाइस, ये समझिए, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज 20% हमने जो ले लिया वो 6000 का ले लिया, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 20% ओवर द कॉस्ट प्राइस। ये ना भी लिखा हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये ना भी लिखा हो तो ये प्रॉफिट लॉस का बेसिक पॉइंट है कि जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लेना हो तो वो कॉस्ट प्राइस का ही बाय डिफॉल्ट लिया जाता है। अगर ना दिया हो, दिया हो तो उसके हिसाब से ही चलना है। कुछ भी ना बताया गया हो तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ कॉस्ट प्राइस ही लिया जाएगा। तो 20% किसका लेना था, कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट 20% सेलिंग प्राइस का नहीं है, और ये क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है। सेल्स करता है, इसका मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर 20% 6000 का लेंगे तो हम बेस में गलती कर रहे हैं। तो अगर हम परसेंटेज में बेस पे गलती ना करें तो हमारे 90% चीजें तो यहीं से दूर हो जाएंगी। कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हमें बाद में कवर करने हैं, ठीक है गाइस। तो आप समझिए इसको कैसे करना था कि हमें जब कॉस्ट प्राइस तो बता ही नहीं रखी है तो मान लेते हैं एक्स कॉस्ट प्राइस है और 20% कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। इसको हम डिटेल में प्रॉफिट लॉस में और डिटेल में करेंगे, लेकिन ये बेसिक सा पॉइंट है कि जब हम क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे देन इट बिकम सेलिंग प्राइस। सो एक्स में अगर 20% ऑफ एक्स ऐड कर दें तो ये सेलिंग प्राइस बनेगी, और ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है, 6000 है। आप समझ रहे, 20% ऑफ एक्स लिखा जाए या 20/100x लिखा जाए या ये 0.2x लिखा जाए, इन सब का मतलब एक ही है। तो एक तरह से आपने x में जब 0.2x ऐड कर दिया तो ये 6000 हो गया, और x 1.2x क्या बन गया, 6000। तो हमें जब कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी x निकालना है तो हमारा 6000 अपॉन 1.2 हो जाएगा, राइट। और ये बन जाएगा 5000। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमारी 5000 होगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से बताया। हम लॉन्ग रन में सेलिंग प्राइस में सीधे हम 1.2 डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे। ये बात मैं आपको कल वाले सेशन में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की बात करूंगा। तो ये 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट अगर हम बेसिक तरीके से इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि अगर हम बेस पे ध्यान देंगे, बेस की गलती नहीं करेंगे, तो परसेंटेज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। और देखिए कोई भी चीज है, हम बेस्ट चीज, मैंने आपको पिछले सेशन में इंट्रोडक्शन सेशन में एक स्टोरी बताई थी कि जब हम लगातार काम करते हैं, जो घड़े वाला एग्जाम्पल है, जब हम लगातार काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा आता है। तो हम फर्स्ट डे में ही एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, जब हम लगातार धीरे धीरे काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी एड ऑन होती जाएंगी और हम जो है अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान हमेशा रखना है कि अपनी प्रिपरेशन में शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। शॉर्टकट अपने आप बन जाएंगे, प्रिपरेशन में शॉर्टकट नहीं ढूंढना। प्रिपरेशन आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करो, और हमेशा लॉजिक पे ध्यान दो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई भी डाउट्स होते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी सेशन के एंड में शेयर करता हूँ नंबर। और
बहुत ज्यादा अगर डाउट्स हो जाएंगे तो मैं उसको लाइव सेशन भी एक्स्ट्रा सेट करूंगा, राइट। दिस इज माय कमिटमेंट, राइट। जब आपके बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, 10 से भी ज्यादा डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं उसको टेलीग्राम चैनल में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये लाइव सेशन इतना हो रहा है, तो आप उसको लाइव सेशन भी कवर कर सकते हो, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आ गया सीपी कितना आ गया, 5000 आ गया। तो मेन पॉइंट मेरा ये था यहाँ पे कि 20% किसका, ये जरूर ध्यान देना था, ठीक है गाइस। थोड़ा सा अब लेवल को और इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि धीरज है जो अपना 60% ऑफ इनकम का क्या करता है, खर्च करता है। धीरज स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। तो ये धीरज है, आप देख रहे हैं, है ना, इमेज में बहुत सारे पैसे जो है खर्च कर रहा है। एंड हिज इनकम, अब क्या होता है, ये तो करंट सिचुएशन, इंक्रीजेस बाई, उसकी इनकम अब बढ़ जाती है कितनी, 25%। जितना कमा रहा था उससे 25% पहले का ज्यादा कमा रहा है, और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देता है 25%। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। अब देखिए समझ में, यहाँ पे हमें आंसर में जंप नहीं करना है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट पर, तो कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला परसेंटेज दिया गया यहाँ पर, अब ये बताओ ये 60% किसका, धीरज स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, तो 60% किसका, इनकम का, है ना। तो अब जब सारा डेटा परसेंटेज में बताया गया हो, तो आपको कुछ मानना हो, तो आप मान लीजिए लेट इनकम 100, तो 100 ही मान लीजिए। जब सब कुछ परसेंटेज में बताया गया तो वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो एक बार आप मान लेते हैं कि आपकी इनकम कितनी, 100 है। और अगर वो 25% क्या करता, सॉरी 60% खर्च करता है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 का 60%, तो 60 हो जाएगा, है ना। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 का 60% क्या रहेगा, 60% ऑफ 100 60 ही रहेगा, 50% ऑफ 100 क्या रहेगा, 50 ही रहेगा, 40% ऑफ 100 क्या रहेगा, 40 ही रहेगा। यानी किसी भी नंबर का x% निकालना है तो x ही रहेगा, अगर वो बेस क्या है, 100 है मेरा, 100 का x% क्या रहेगा, x ही रहेगा, किसी भी नंबर का नहीं, 100 का x% x ही रहेगा। इसलिए 100 मानना थोड़ा आसान रहता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सोचिए अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और 60 रुपए खर्च कर रहे हो, यू आर अर्निंग 100 एंड एक्सपेंडिंग 60, तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेविंग में चला जाएगा, है ना। खर्चा निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 60, ये 40 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, ओल्ड सिचुएशन, है ना। अब क्या होता है, इनकम इंक्रीजेस बाई 25%। अब समझना है 25% किस पे बढ़ाना है, 40 पे बढ़ाना है, 60 पे बढ़ाना है, या 100 पे बढ़ाना है। तो साफ साफ कह रहा है कि इनकम, इसलिए यहां पे भी क्वेश्चन होना चाहिए 25% किसका, किसका गाइस, ऑफ ओल्ड इनकम, है ना। तो कई बार कुछ चीजें क्या होती है, लैंग्वेज पे हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा, और ये चीजें ऐसा है जब हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो करनी है हमें, ऑब्वियसली मेन आपकी लर्निंग प्रैक्टिस ही होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी अगर हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जहां भी परसेंटेज लगाया गया है उसका बेस क्या है, इस पर जरूर ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये 25% किसका है, ऑफ ओल्ड इनकम, तो 25% किसका, 100 का, यानी एक तरह से ये सीधे क्या हो गया, नई इनकम बन गई, न्यू इनकम यहाँ पे बन गई कितनी, 125, 125 बन गई ना। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाई 25%, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाई 25%। अब ध्यान से समझना, 25% किसका, ये 25% किसका बढ़ रहा है ना। बाय डिफॉल्ट 100 होता है, लेकिन बेस तो जरूरी है ना। तो यहां पे हम बेस इनकम की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपेंडिचर की। तो 25% बढ़ा, किसका बढ़ा, एक्सपेंडिचर का, यानी 25% एक्सपेंडिचर कितना है, 60 है, तो 25% ऑफ ओल्ड एक्सपेंडिचर दैट इज 60। यहां पे आप कह सकते हैं 25% किसका, ऑफ ओल्ड एक्सपेंडिचर, है ना। तो एक्सपेंडिचर अगर हमने 60 लिया है, राइट, तो 25% ऑफ 60 मतलब 1/4 ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 15, है ना। 25% का मतलब देखिए 25/100 इंटू 60, और 25/100 का मतलब 4 टाइम्स 1/4 ऑफ 60 दैट इज 50। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 15 बढ़ गई, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ये जो बढ़ी थी यहाँ पे 25 क्यों बढ़ी थी, बिकॉज 100 का ही था, तो 100 का 25 बढ़ गया परसेंट, तो 25, तो ये 125 हो गई। अब सोचिए सेविंग यहाँ भी निकाल सकते हैं,
अब हमें जब नई नई वाली इनकम आ गई, नया वाला एक्सपेंडिचर आ गया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 125 में 75 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये हमारा नया सेविंग हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब सेविंग आपकी कितनी परसेंट बढ़ रही है, तो देखिए 40 से कोई चीज बढ़ रही है 50 हो जा रही है, तो 40 से बढ़ रही है कितनी हो जा रही है, 50। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़ गई, 10। अब जब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना है, जो चेंज हुआ है ना, परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, इसका मतलब परसेंटेज चेंज। तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 10। तो वैल्यू को हमेशा बेस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू कितना चेंज हुआ, 10 यहाँ पे। और बेस क्या, किससे हुआ, चेंज हमेशा गाइज लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू। भाई आपका अब सेविंग 50 रुपीज होने लगी और पहले 40 रुपए थी, तो 10 रुपए अगर बढ़ी है तो किससे बढ़ी, 10 रुपीज इज इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू दैट इज 40, है ना। तो 10 को हम प्रीवियस वैल्यू यानी बेस से डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये सीधे हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 1/4 हो गया, 4 से डिवाइड करें तो 25%। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कि उसकी जो है सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 25%। राइट। तो ये मैंने क्यों समझाया इतना डिटेल में, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना चाहें, इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना चाहें तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, यहाँ पे बाई चांस 25% इनकम इंक्रीज हुई है और 25% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। तो जब दोनों ही, जब इनकम और एक्सपेंडिचर सेम परसेंटेज में बढ़ रही है तो आपका सेविंग भी क्या होगा, उसी परसेंटेज में बढ़ेगा, है ना। ओवरऑल बिकॉज क्या होता है, इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या आप कह सकते हो सेविंग क्या है, सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अगर ये x% बढ़ गया, ये भी x% बढ़ गया, दोनों ही अगर x% बढ़ गए तो ओवरऑल, चाहे इसमें प्लस और माइनस हो, ओवरऑल भी x% ही बढ़ेगा। तो अगर हमें टेस्ट में अटेम्प्ट करना तो हम सीधे आंसर दे सकते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, अब यहाँ पे 25 की जगह 20 होता तो क्या करना पड़ता, तो हमें बेसिक तरीके में जाना पड़ता। सो दिस ट्रिक्स सेकेंडरी मैटर है, ट्रिक्स वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे काम करती हैं और वो धीरे धीरे हम एड ऑन करेंगे, जब ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा ट्रिक्स पे काम करेंगे। लेकिन पहले आपको बेस को स्ट्रांग बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप गाइस इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि बेस का क्या रोल है, और जहां भी परसेंटेज वाली बात बताई गई हो तो वो किसका है, इस पे जरूर ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सुधीर है जो ट्रेवल करता है टाउन ए से टाउन बी की तरफ, जो कितना है, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, कुछ दूरी पर है ना। तो ये सुधीर है, क्या करता है, 30% ऑफ डिस्टेंस वॉज ट्रेवल बाई कार, कुछ दूरी वो कार से ट्रेवल करता है। 40% ऑफ रिमेनिंग बाई बस, कुछ वो बस से कवर करता है। 50% ऑफ रिमेनिंग बाई ट्रेन, कुछ वो ट्रेन से कवर करता है। और उसके बाद भी अभी भी इतना और जाना है, यानी ए से बी तक उसे जाना है, और वो ट्रेन का, है ना, ये ट्रेन बनी हुई है, बस का और कार का, इन सब चीजों का, टैक्सी का यूज करता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम टोटल डिस्टेंस ए से बी हम चाहें तो x मान सकते हैं, और आप चाहो तो x को 100 मान लो। लेट्स से पहले आपने माना है 100, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस आपकी 100 है, ये तो आपने माना है, तो 100% माना एक तरह से, फिर उसके हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे डेटा को। तो लेट्स से अगर आप 100 डिस्टेंस मानते हो, तो पहली बात क्या बताई गई है आपको, एज पर क्वेश्चन जाना है। पहली बात क्या बताई, 30% ऑफ डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाई कार। तो जितनी डिस्टेंस थी ए से बी की, उसका 30%, यानी 100 का 30% कितना होगा। अगर हम डिस्टेंस x को 100 मान लेते हैं, अगर हम डिस्टेंस x को कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, आप x मान के करोगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। तो उसका 30% यानी 30 किससे जाता है, वो कार से जाता है। फिर यहां पे अगली लाइन पे ध्यान देना, 40% ऑफ रिमेनिंग बाई बस। अब 40% किसका, अगर हम 40% ऑफ 100 लेंगे तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों, 40% अब टोटल डिस्टेंस नहीं जा रहा, यहाँ पे बेस उसने चेंज कर दिया है। अब 40% किसका ले रहा है, राइट। मैं इसको हाईलाइटर से थोड़ा सा कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, 40% ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ कि 100 में से अगर वो 30 चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 70। अगर 100 में से 30 चला गया तो कितना बचा रिमेनिंग, ये मेरा रिमेनिंग पार्ट है 70। अब 70 का एक तरह से 40%, समझ रहे हैं। तो राइट तरीका क्या होगा कि 40% ऑफ 70, दिस इज अ करेक्ट।
विच इज हाउ मच 28, विच इज हाउ मच 28, यानी यहां में से जो है 28 कितना जाता है, 28 जाता है बाई बस, है ना गाइस। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा कि हम 40% को 40/100 इंटू 70 करना है, 40% ऑफ 70, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 देखो दोनों कैंसिल हो गए, 7 4 जा 28। तो अब देखिए, अब अगला क्या बोला है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब फिर से रिमेनिंग बोला है। तो अब सोचिए कि अभी, अब आपको जो 50% लेना है, अब किसका लेना है 50%, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमें डिफिकल्ट लगने लगते हैं, क्यों लगने लगते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ 2-3 काम करा रहा है, मल्टीपल चीजें। तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें कि इतना पूछा होता तो बहुत आसान हो जाता, हम बता देते कितना काट से गया 30, फिर इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं 40% ऑफ रिमेनिंग, कोई बात नहीं, रिमेनिंग कितना है 70, इसका 40% निकाल लिया 28 आ गया। अब देखिए कितना रिमेनिंग बचा, अब अगर हम 70 में से 28 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बचेगा गाइज हमारा कितना 42, अगर -28 करेंगे कितना बचेगा 42, और 42 हमारा क्या आ गया, अब ये नई वाली रिमेनिंग आ गया, है ना। अब फाइनली जब बस से जाने के बाद नया वाला रिमेनिंग बचा, और इसका भी फिर वो क्या करता है, इसका 50% कवर करता है। तो 50% अब देखो किसका लेना है, 50% लेना है ऑफ 42, क्योंकि रिमेनिंग कितना है 42, तो ये हो जाएगा 50/100 इंटू 42 मतलब 21। तो 21 यहां से किससे चला गया, वो ये 21 चला गया, किससे किया था गाइस, ये ट्रेन से, ठीक है, तो ये ट्रेन से चला गया। अब अगर हम 100 के हिसाब से तुलना करें, 100 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो क्या हुआ, इसकी 42 में से 21 चला गया, तो अभी भी कितना बचा, -21 चला गया, तो कितना बचा 21, तो 21 अभी भी जाना है, राइट। तो ये स्टिल हैज टू गो, तो अभी इतना और कवर करना है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू बताई गई, स्टिल ही वाज 210 किलोमीटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे उसने, जो यहाँ पे 210 किलोमीटर बताया है ना, ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये इसी 21 के लिए बताया गया है, कि जो 21 100 के हिसाब से बचा, ये तो 100 के हिसाब से 21 बचा ना, तो 21 है एक्चुअली में वो क्या है 210 किलोमीटर है। 21 हमने ये 100 कोई डिस्टेंस नहीं, ये माना हुआ है, 100 यूनिट मान ली डिस्टेंस की, हमने जो डिस्टेंस उसको 100 पार्ट में कर दिया, तो कितना बचा मोर 21 बचा, तो 21 जो पार्ट्स हैं वो 210 किलोमीटर के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस गाइस जो पूछी है, मैं आपको दिखा देता हूं हाइलाइटर से, ये टोटल डिस्टेंस पूछी गई ना यहाँ पर, तो ये क्या होगी, इसके लिए क्या करना होगा मुझे, इसके लिए सिंपली मुझे जो है 100 यूनिट को देखना होगा कितने के बराबर होगा, तो यूनिटरी मेथड से 100 क्या हो जाएगा, 210 में 21 डिवाइड करें तो 1 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 से हमारा 100 यूनिट आ गया, सो दैट इज 10 टाइम्स एंड दैट बिकम्स हाउ मच गाइस 1000। सो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर। तो जैसे जैसे हम लॉजिकल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा बेस भी क्लियर होगा, और बेस क्लियर होने के साथ साथ हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक डायरेक्शन भी मिलेगा। लेकिन अभी आप कंसेप्ट पर फोकस ज्यादा करिए, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ जल्दी से मत भागिए, एक बार कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर आप शॉर्टकट की तरफ जाइए, ठीक है ना। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन होगी आप उसको लॉजिकल तरीके से, और कोई भी शॉर्टकट लॉजिकल तरीके से काम करना, और कोई भी शॉर्टकट आपको याद नहीं करना, उसके पीछे लॉजिक जरूर समझना है। ऑल राइट, तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, है ना। और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और शेयर करिए, लाइक दी सेशन, और अपने फीडबैक सजेशन जरूर मुझे, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस, और आपकी कोई भी क्वेरीज डाउट्स हैं प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके इसमें मुझे भेजिए। जब आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं उसको फिर लाइव सेशन में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लाइव सेशन के बारे में विद इन 24 आवर्स आपको मैं एक लाइव सेशन दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।